हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, कोश का चक्र और कोश का विभाजन। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पर। इसमें हमने कोश का चक्र की प्रावस्थाएं, जिसमें इंटरफेज और माइटोसिस फेज, एम फेज, दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। माइटोसिस फेज के जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। किस समय पर गुणसूत्र की स्टडी की जाती है, तो मेटाफेज में की जाती है। मेटाफेज के बाद ये अलग अलग केंद्रों पर चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये फिर से अदृश्य हो जाते हैं। कोश का केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे, ये टीलोफेज तक बात हो चुकी थी। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, यानी कोश का द्रव्य का विभाजन। सबसे लास्ट का स्टेप क्या बचता है? कोश का द्रव्य का, यानी कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, बाहर की झिल्ली और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोश का द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है। यानी क्या हुआ, जो द्विगुणित गुणसूत्र थे वो अलग अलग संतति कोशिकाओं में चले गए, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस। यानी केंद्रकों का तो विभाजन हो गया ना, कैरियोकाइनेसिस हो गया। ये केंद्रकों का विभाजन हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। बचा क्या है? साइटोकाइनेसिस। कोश का विभाजन संपन्न होने के अंत में कोश का स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोश का विभाजन संपन्न होगा तो लास्ट में क्या होगा, कोश का स्वयं एक अलग प्रोसेस के द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? कोश का द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। यानी कि खांच ये बन रही, जीव द्रव्य झिल्ली में एक खांच बनेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बढ़ बढ़ के क्या है, दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट देगी। खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोश का द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यानी धीरे धीरे खांच जाएगी, धीरे धीरे खांच जा रही है, ये जा रही है, बढ़ती जाएगी, इधर से भी बढ़ती जाएगी और ऐसे करके मिक्स हो जाएगी। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोश का भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोश का द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पटलिका वगैरह बनती है उनके द्वारा। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। यानी कैसा होगा, भीतर से स्टार्ट होगा ऐसे दोनों तरफ बढ़ता जाएगा और कोशिका से जाके भिड़ जाएगा, कोशिका भित्ति से, कोशिका झिल्ली जो भी है ना। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे क्या कहा जाएगा, कोशिका पट्टिका, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। क्लियर है? बीच की मध्य पट्टिका को दर्शाएगी वो। कोश का द्रव्य विभाजन के समय कोश का अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक जो है का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोश का द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रीय कोशिका को क्या कहा जाएगा, संकोशिका कहा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या है, नारियल का तरल भ्रूणपोष। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये है, यहाँ पे ये केंद्रक बन गया, यहाँ पे ये केंद्रक बन गया, अभी डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ऐसे और भी कई सारे केंद्रक बन गए। इसको क्या बोला जाएगा, संकोशिका। यानी कि इसमें कोशिकाएं ज़्यादा, केंद्रक ज़्यादा हैं, बहुत सारे केंद्रकों को होल्ड किए हुए हैं, तो ऐसी कोशिका को बोला जाएगा संकोशिका। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारियल का जो तरल भ्रूणपोष जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात करते हैं सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका।
ग्रो करने के लिए यही जिम्मेदार है। क्लियर? सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ऑब्वियसली जो सेल 2n होगी उनमें होगा। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन करती हैं। यानी कि कौन? कि जो निम्न श्रेणी के प्लांट्स हैं, निम्न श्रेणी के प्लांट्स, निम्न नहीं निम्न, जो निम्न श्रेणी के प्लांट्स हैं, और कौन करेंगे? जो कीट हैं, इंसेक्ट्स, वो क्या करेंगे? उनमें हैप्लॉइड सेल्स भी क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। यानी कि जो द्विगुणित संतति कोशिकाएं होंगी वो समान आनुवंशिक अवयव वाली होंगी साधारणतः। बहुकोशिकीय जीवधारों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। बिल्कुल, मैंने बोला था कि ग्रोथ या वृद्धि के लिए जो है वो यही जिम्मेदार है। एक कोशिका हो गई, एक से क्या बन गई? 2 बन गई, 2 से क्या बन गई? 4 बन गई, 4 से क्या बन गई? 8 बन गई। बहुत सारी कोशिका हो जाएंगी, फिर ऊतक बनाएंगे, ऊतक अंग बनाएंगे, अंग अंग तंत्र बनाते हैं। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। क्लियर है? कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल, कोशिका वृद्धि करेगी तो उससे क्या होगा? केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का जो अनुपात है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो उसको व्यवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? विभाजित होगी वो। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए। कोशिका ग्रो करेगी तो अनुपात बिगड़ जाएगा, तो उसको बराबर कैसे किया जाएगा? उसको डिवाइड कर दो। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। सेल को रिपेयर करने में भी इसका योगदान है। अधिचर्म यानी जो स्कन की जो सेल्स होती हैं कि ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। भाई ब्लड सेल्स बनती रहती है ना, मतलब खत्म होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो इस वजह से, तो किस वजह से जिम्मेदार है? सूत्री विभाजन का महत्व क्या है? ग्रोथ के लिए। सेल और कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच जो इम्बैलेंस हो गया है, रेशियो इम्बैलेंस, उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, जो कोशिकाएं होती है उसकी रिपेयर के लिए, सेल रिपेयर के लिए सूत्री विभाजन का महत्व है। यानी स्किन के ऊपर की कोशिकाएं, आहार नाल के भीतर की और आरबीसीज वगैरह, इन सब के लिए समसूत्री विभाजन जिम्मेदार है या महत्वपूर्ण है इन सब के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अर्धसूत्री विभाजन हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो क्लास। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।